प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम किसान की बात के साथ। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं रजनीश। हम अपने कार्यक्रम किसान की बात के जरिए, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए परंपरागत खेती हो या आधुनिक तरीके से हो या वैज्ञानिक तरीके से खेती हो जी, या फिर नकदी फसलों के बारे में हो, फल फूल, साग सब्जी, खाद्यान्न फसलों के बारे में जो जानकारियां होती हैं वो भी वैज्ञानिक तरीके से जी, ऐसी तमाम जानकारियां लेकर आते हैं जो हर रोज कार्यक्रम किसान की बात के जरिए उन तक पहुंचती है और हमारे किसान भाई बहन भरपूर लाभान्वित होते हैं जी। और इसका जो सीधा सा रूप वो यही है कि हमारी भारत सरकार भी यही चाहती है कि किसान भाइयों की जो फसल है उसका उत्पादन बढ़े, उनका रोजगार के साधन बढ़े, चाहे वो खेती किसानी से जुड़े हों या पशुपालन से जुड़े हों, चाहे मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, सुअर पालन हो। इस तरीके के तमाम ऐसे हमारे जो व्यवसाय हैं जिनको अपनाकर किसान भाई बहन अपने रोजगार तो उसमें उसके अवसर तो पैदा करते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके भी वो कहीं ना कहीं सहायक बनते हैं, सूत्रधार बनते हैं और हम सबके लिए जीवन का आधार बनते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा आपने। और देखिए, हमारा जो किसान की बात कार्यक्रम ही इसलिए है कि हम उसमें किसान की बात करें और जो भी, चाहे वो राष्ट्रीय विषय हो या अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, उनको कृषि से जुड़े जो भी विषय हैं उनको हम यहाँ पर उठाते हैं और कोशिश रहती है कि जो भी विशेषज्ञ हैं वो हमारे यहाँ आएँ या फिर हम खुद ग्राउंड में जाकर भी इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। और जैसे कि इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत सरकार की पहल पर ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो समय समय पर कि क्या ज़रूरत है मिलेट्स की, जो हमारा मोटा अनाज है वो किस तरह से हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, किस तरह से वो हमारे किसान भाई बहनों का उत्पादन बढ़ा सकता है, उनकी आय बढ़ा सकता है और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है, सुपर फूड का काम करता है। तो इस तरह के अनेक विषयों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं ताकि हमारे किसान भाई बहन पूरी दुनिया से रूबरू हों कि इस कृषि के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम नई तकनीक के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो किसान खेत में है वो पूरी दुनिया की जानकारी ले, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और जैसा कि अभी आपने मिलेट्स की बात की, ये भी हमारी परंपरागत फसलें हैं, यानी कि सदियों पहले भी उगाई जाती थी और आज कहीं ना कहीं वो छुप सी गई थी। लोग मतलब बड़े मॉडर्न होकर ऐसे अन्न के पीछे भागने लगे थे जिसका स्वास्थ्य के प्रति मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा योगदान नहीं होगा। लेकिन जब मिलेट्स की बात करते हैं, मोटे अनाजों की बात करते हैं, श्री अन्न योजना की बात करते हैं, तो ये जहां
स्वास्थ्यवर्धक हैं, वहीं किसान भाइयों को कम लागत में ज्यादा उत्पादन देते हैं, कम पानी में ज्यादा उत्पादन, और किसी भी तरीके की मिट्टी में खेती में आसानी से हमारा किसान भाई कर सकता है। और प्रतिमा, अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत से जो किसान भाई बहन हैं वो इस तरह की खेती कर रहे हैं और वो औरों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। वो जो प्रगतिशील किसान हैं वो हमारे कार्यक्रम सुनते हैं या नई तकनीक, नए प्रशिक्षण लेते हैं और उसको वो कहते हैं ना कि ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसके बाद उनको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो दूसरों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। और इसमें देखिए, अब जड़ी बूटियों की बात करें या औषधीय पौधों की बात करें, आजकल देखिए हमारी भारत सरकार इसको बहुत आगे बढ़ावा दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, खास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो जैसे एलोवेरा की खेती हो गई, तुलसी की खेती हो गई, ब्राह्मी की हो गई, शतावरी की खेती हो गई, ये ऐसी औषधीय पौधे हैं जिनकी खेती करने से कई गुना मतलब उनको उसका मुनाफा होता है। और हमारे बहुत से किसान जो प्रगतिशील किसान हैं इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई खेती करें। तो आज हम एक ऐसे ही किसान मित्र से बात करवाने जा रहे हैं। राम भजन किसान हैं और वो प्रगतिशील किसान हैं और कुछ ऐसी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जो हमारे सभी किसान भाइयों को उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो करें साझा। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले का करीबदुल गांव के रहने वाला राम भजन राय। मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। इस क्षेत्र में जड़ी बूटियों का खेती काफी रुचि के साथ करता हूँ और जो औषधि पौधों की कई वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मैंने देखा कि तुलसी, कालमेघ, शतावरी, अश्वगंधा, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है और भारतीय लोक परंपरा में चरक हुए या अन्य ऋषि मुनि हुए, उन्होंने बताया कि इन जड़ी बूटियों की अगर उपयोग किया जाए तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, इसलिए क्यों न इसकी खेती की जाए और इसके अच्छा लाभ कमाया जाए। ये जड़ी बूटियां अन्य फसलों की अपेक्षा काफी पैसे देती हैं, इसलिए किसानों को इनकी खेती करनी चाहिए। इसमें कालमेघ, शतावरी, तुलसी, ब्राह्मी पौधों की खेती की जा सकती है आराम से। ये महीना बहुत ही लाभप्रद महीना है क्योंकि पानी भी होती है पर्याप्त मात्रा में और इसमें पौधे जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से उगते हैं। जैसे कोई 3 महीने की फसल है तो इसमें कम लागत आती है, कोई 6 महीने की फसल है तो उसमें ज्यादा लागत आती है, कोई 1 से 2 वर्ष की फसलें हैं तो उसमें ज्यादा लागत आती है। जो 3-4 महीने की फसलें 10 से 15 हजार लागत आती है उसमें खरपतवार नहीं होने चाहिए, जल जमाव नहीं होने चाहिए, जो रासायनिक खादें हैं इनका उपयोग नहीं होनी चाहिए। ये सब करना चाहिए किसानों को। दोमट मिट्टी जो बलुई दोमट हो और उत्तर प्रदेश की खास करके गाजीपुर की जनपद की मिट्टी हर फसलों के औषधि पौधों उगाने के लिए सक्षम है। जो 2-3 महीने की 4 महीने की फसलें होती हैं उसमें सब फसलों की खेती नहीं की जा सकती हैं। जैसे शतावर हुआ, वो 1.5 से 2 वर्ष की फसलें हैं, उसमें इंटर क्रॉपिंग की जा सकती है। हाँ, बागीचा है हमारे पास, 30-40 पेड़ आम के हैं, लंगड़ा दशहरी आम है। ये पारंपरिक खेती भी करते हैं, जैसे अपने खाने के लिए गेहूं, तिलहन, बाजरा, ईख ये खेती करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से अपनी मिट्टी की जांच कराते हैं और उसमें पाते हैं कि इन तत्वों की कमी है। जिन तत्वों की कमी होती है उनके हिसाब से वर्मी कंपोस्ट या अन्य सब डालना होता है, मिट्टी में मिलानी होती है, उसको मिलाते हैं। अपने खाने के हिसाब के अनुसार जितने हमारे परिवार का भरण पोषण साल भर में हो जाए उतनी फसलों में, उतनी जगह में मैं अपनी पारंपरिक खेती करते हैं और शेष जो जमीन बचती है उसके हिसाब से वो हम औषधि पौधों लगा देते हैं। उसमें फार्मेसियों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे वेस्ट पुणे से आते हैं, हमको डिमांड की इस चीज की आप खेती कीजिए, हम आपने खरीद लेंगे। उन फार्मेसियों से लगभग हम MOU पर साइन लगभग मान लिया जाता है और उनकी बातों के अनुसार, और हम उसकी खेती करते हैं। वो आराम से हमारी फसलों को खरीद लेते हैं और हमारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन भविष्य में हमारी योजना है कि हम भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके अपने माल की सप्लाई करेंगे। लेकिन ज्यादातर किसानों को मार्केट नहीं उपलब्ध होने के कारण फसलें लगाते हैं लेकिन उनके खेतों में सड़ जाती हैं, इसलिए किसान इसकी खेती से दूर भागते हैं। इसमें काफी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है कि वो जड़ी बूटी की खेती करें, इनमें सफल होते हैं। हम जहाँ जहाँ जैसे कुशीनगर में है एक फार्म हाउस है, वहाँ पर खेती करता है, वहाँ जाकर के मैं देखता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं, उसके सर्वेयर से पता लगाता हूँ कैसे होती है, कितनी टेम्परेचर पर इसकी बुआई की जाती है, हर चीज उसे समझता हूँ और आकर के अपने ही मिट्टी पर उसके हिसाब से खेती करता हूँ। ये हमारे साथ 10-15 लोग लगे हुए हैं जिनको मैं अपने साथ
लगाया हुआ हूँ, दैनिक मजदूरी पर इनको रखा हुआ हूँ। पत्रिकाएं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और देखता हूँ कि इन जड़ी बूटियों को भारत से डिमांड कितनी हो रही है, इन देशों में पैदा होती है कि नहीं, और उनके हिसाब से अपने इन जड़ी बूटियों को संरक्षण मैं करता हूँ। भविष्य में मेरी योजना है कि काफी किसानों को जोड़ेंगे और उनसे भी खेती करवाएंगे, उनको बीज देंगे, उनको मार्केटिंग उपलब्ध कराएंगे, हर चीज सुविधाएं उनको देंगे। एक बार मौरा गांव में हमको सम्मान मिला। कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और भविष्य में मेरी योजनाएं हैं कि अनेक जड़ी बूटियों को जो प्राय लुप्त हो रही हैं उनका भी मैं खेत करूंगा। अभी भारत सरकार की ओर से हल्दी पर खेती पर विशेष चर्चा थी। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बुलाया गया था और उसमें हम गए थे और हमको काफी सम्मान मिला वहाँ पर। वो बहुत सुखद अनुभव रहा। हम किसान मित्रों को यही कहेंगे कि वो भी औषधि पौधों की खेती करें और भविष्य में इसका लाभ लें, ताकि हमारा देश काफी आगे जाए, आर्थिक उन्नति में हम आगे बढ़ें, अग्रसर हों। तो रजनीश, ये थे हमारे प्रगतिशील किसान राम भजन जी, और कितनी बढ़िया उन्होंने जानकारी साझा की है हमसे कि भाई हल्दी की खेती, और फिर हमारी सरकार भी उनको सम्मानित कर रही है, तो उससे और भी ज्यादा हौसला अफजाई होता है हमारे किसान भाइयों का। तो देखिए, आज हमारे एक्सपर्ट हमसे अभी जुड़ चुके हैं। आज का विषय हम बता दें, केले की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। और अभी हमारे सभी श्रोताओं को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। बरसात का सीजन चल रहा है, पर्व का भी सीजन चल रहा है जी, सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे समय में जब चूंकि सभी लोग भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं, तो ऐसे फसल की हम आज चर्चा कर रहे हैं जो पूरे साल उपलब्ध रहता है और मुख्य रूप से पूजा के रूप में उसको प्रयोग भी किया जाता है। ये ऐसा फल है या सब्जी भी के रूप में भी यूज होती है डॉक्टर साहब, जिसे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आसानी से खा सकते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और ये जो किसान भाइयों की अगर बात करें तो नकदी फसल में आता है ये, इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हमारे किसान कमा सकते हैं जी। इसकी जो खेती है वैज्ञानिक तरीके से, तो मैं सबसे पहला यही पूछना चाहूंगी प्रश्न कि व्यावसायिक रूप से जो किसान भाई केले की खेती करना चाहते हैं, वो किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरीके की मृदा का चुनाव करें? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आप किया है, और इसमें विशेष तौर से हम यह कहना चाहते हैं कि इस समय देखिए, देश के अधिकांश भागों में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और कई जगह पे तो जल भराव की समस्या है, बाढ़ भी आई हुई है। केले के विषय में एक बड़ी अच्छी कहावत है खेती से संबंधित कि धान, पान और केरा, ये तीनों पानी के चेहरा, मतलब ये तीनों फसलें जो हैं वो ये पानी की गुलाम है, ठीक है ना। और ऐसे जहाँ जितने क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है, वहाँ पर केले की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और इसी से जुड़ी हुई है जो आपने पूछा कि मिट्टी किस तरह की आवश्यकता होती है, तो अच्छे जल निकास वाली, चूंकि इसको अच्छा पानी चाहिए, लेकिन मिट्टी जहाँ पर केले का रोपण किया जाए वो मिट्टी जल निकास युक्त होनी चाहिए, थोड़ा ऊंची जमीन होनी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी हो तो सबसे अच्छी हो, लेकिन चिकनी मिट्टियों में भी इसकी खेती की जा सकती है विशिष्ट प्रबंधन के साथ में। ये हुआ बात इसकी। दूसरा जो तापक्रम की बात है, वो लगभग न्यूनतम तापक्रम 10, 12, 15 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और अधिकतम तापक्रम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है जो गर्मियों में होता है। इस बीच का जो तापक्रम के जितने क्षेत्र हमारे देश में हैं, वो सभी जगहों पे केले की खेती की जा सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि जलवायु की बात करें, अलग अलग स्थानों की अलग अलग जलवायु होती है, तो इसकी किस्मों का चुनाव कैसे करना चाहिए? जलवायु के अनुकूल ही करना चाहिए? जी, कुछ ऐसी किस्में हैं जैसे कि केले को दो तरह से, जैसे आपने आरंभ में बताया कि खाया जाता है, एक फल के रूप में और दूसरा सब्जियों के रूप में। तो सब्जियों के रूप में हमारे देश में 2-3 किस्में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। एक जो सबसे पहली किस्म है उसे बोलते हैं नेंद्रन, जिसका चिप्स भी बनाया जाता है, पूरे देश में प्रसिद्ध है और विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे राज्यों में इसकी खेती की जाती है। और उत्तर भारत की दिशाओं में जो केले की खेती है, कठिया है किस्म है, और दूसरा एक बंतल नाम का किस्म है जो कि हमारे दिल्ली के बाजार में भी बहुत मिलता रहता है। तो ये 2 किस्में हैं जो सब्जी के रूप में खाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत है आपका, आप सवाल पूछें अब। डॉक्टर साहब, ये बताओ, जो हम केला एक तो बोते हैं गूल से, गाठ से जी,
एक टिश्यू कल्चर से जो केला बोते हैं जी, क्या टिश्यू कल्चर वाले केले में बीमारियां ज्यादा लगती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि प्रमाणों से, जो परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं उनमें बीमारियों और खास तौर से उसमें जो एक निमेटोड होता है, सूत्रकृमि होता है, ऐसे जो ये सूत्रकृमि और बीमारियों की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अगर अच्छी लेबोरेटरी से पैदा किया हुआ केले की पौध लेंगे तो उसमें नहीं होता है। और जो आप गांठ से या जो पुत्तियों से जो करते हैं उसमें संभावना ज़्यादा होती है कि रोग या कीट उसके साथ में, जो पहले पौधे हम लगे थे उसके साथ में नए रोपण में जा सकते हैं। जी, और डॉक्टर साहब एक कॉलर और हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा साहब, जैसा कि केले की खेती के बारे में अभी मैं सुन रहा हूँ आपके शो में, प्रोग्राम में जी, तो सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब केले का पौधा हम खेत में लगाएं तो कितनी दूरी से एक पौधे की दूसरी पौधे की दूरी कितनी हो, और उसमें जब हम पौधा जमीन में लगाएं तो उसमें जो है कौन तरह की खाद वगैरह डालें ताकि पौधा अच्छी तरह से चल के हमें बाद में अच्छा केला दे सके। जी, ध्यान से सुने और तमाम अन्य जो श्रोता हैं वो भी सुन लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ की दशाओं में, जलवायु की दशाओं में केले की जो प्रमुख किस्म आज के दिन में जो जिसका खेती की जाती है उसे बोलते हैं ग्रांड 9 या G9 के नाम से कहा जाता है, और इसको लगभग 1.75 मीटर या 1.25 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी लगभग 1.25 मीटर रखनी चाहिए। इससे कम अगर लगभग 1.5 मीटर अगर आप रखते हैं तो लगभग जो इसकी फसल की जो पहली फसल आती है आपको लगभग 12 से 13 महीने में तैयार हो जाती है। पौधे की दूरी कम करने से इसकी जो फसल की अवधि होती थोड़ा बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर सबसे अच्छा है कि 1.25 मीटर कतार से कतार और 1.25 ही मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। गड्ढा उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की सभी दशाओं में या अधिकांश सभी जगहों में अप्रैल, मई, जून में तैयार करना चाहिए। जब खेत तैयार खाली हो जाए तो गर्मियों में गड्ढे की खुदाई करें। लगभग 1.5 फुट, लगभग 40-45 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा तैयारी कर लें। मिट्टी को धूप में 1 महीने तक खूब सूखने दें। अब तो समय चला गया है। उसके बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, उसमें कीड़े मकोड़े जो है मर जाए, उसके बाद 1 टोकरी कम से कम 10 से 12 किलोग्राम गोबर की खाद, उपलब्धता अगर है तो आधा किलो से लेकर के 1 किलो के आसपास नीम की खली या करंज की खली अगर मिल जाती तो बहुत अच्छी बात होती है, मिला दीजिए। इसके साथ साथ लगभग 30 ग्राम जो दानेदार जो कीड़ा मारने वाली दवाई आती है उसको भी 30 ग्राम हर गड्ढे में मिला करके और भर दें। जब बरसात हो जाती है, बरसात होने के बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी बैठती है। मिट्टी बैठने के बाद में अधिकांश जो ऊतक संवर्धित या टिश्यू कल्चर पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है। इसको ला करके, चूंकि आप देखेंगे टिश्यू कल्चर पौधे में जो गांठ होती है वो नहीं होती, छोटी सी होती है 2 सेंटीमीटर के आसपास। तो उचित ये होता है कि पौधे को लगभग 15 सेंटीमीटर जमीन में नीचे लगाएं और गड्ढे को खाली छोड़ दें। जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहेगा और उसकी गांठ बनती रहेगी, थोड़ा थोड़ा मिट्टी 1-1 हफ्ते पे, 15 दिन पे उसको डालते रहें। तो जब लगभग पौधा 2 महीने का हो जाएगा, उसमें गांठ बन जाएगी, तो जो गांठ है वो जमीन के अंदर हो जाएगी और पौधे को अच्छी मजबूती मिलती है। और लगभग जब 6 महीने का हो जाता है तो उसमें लगभग 15-20 सेंटीमीटर ऊंचा, जैसे मेढ़ जैसे बना दें, जिस चारों ओर से मिट्टी जब लगा देंगे तो पौधे गिरेंगे नहीं और पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर रहेंगी। ये तो हुआ शुरुआती जो तैयारी हमको करना है। इसके साथ साथ केले को चूंकि पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मुख्य पोषक तत्व, उसके साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। औसत जमीन के लिए जो औसत उर्वरता वाली ज़मीनें हैं उनमें लगभग 300 ग्राम नत्रजन एक फसल के लिए और लगभग 50 से 100 ग्राम फास्फोरस और 300 से 400 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। इसको फास्फोरस की लगभग आधी मात्रा गड्ढा भरते समय, पोटास की आधी मात्रा गड्ढा भरते समय दे दें और बाकी पोटास और नत्रजन की मात्रा 3-3 महीने पर बांट कर पूरे फसल में देते रहें। सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जो कि फसल लगाते समय मिट्टी में भी दिया जा सकता है या पत्ते के ऊपर छिड़काव के माध्यम से भी दिया जा सकता है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और गुणवत्ता अच्छी होगी। हाँ जी, किसान की बात कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। अभी फिलहाल मैं कलकत्ता में आया हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज केले हमारे दिल्ली के मुकाबले बिल्कुल चौथे हिस्से के हैं, मतलब छोटे 3 इंच के केले हैं।
तो उनका स्वाद ही कुछ हो रहा है। और हमारे दिल्ली में जो केले मिलते हैं शायद वो हैदराबाद से आते हैं, तो वहाँ बड़े लंबे लंबे होते हैं, वो यहाँ छोटे केले का। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसान की आय बढ़ाई जाए, तो बंगाल के किसानों को क्यों नहीं आप कहते हैं कि आप बड़े वाले केले का जो रोपण है वो करें, क्योंकि यहाँ बड़े लंबे लंबे केले हैं, बड़े अच्छी कीमत पे बिकते हैं, वहाँ छोटे छोटे केले हैं तो ज्यादा पैदावार होती नहीं है। तो इसका क्या कारण है, ये कौन सी वैरायटी है और हमारे हैदराबाद के हैं, ये दिल्ली में मिलते हैं, कहाँ के हैं वो केले? हाँ सिंह साहब, अच्छा प्रश्न आपने किया है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश की विविधता का अपना एक अलग महत्व है, ऐसे ही किस्मों के चुनाव और किस्मों के उत्पादन का भी बड़ा एक महत्व होता है। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसमें जलवायु का सबसे बड़ा भाग होगा। कुछ ऐसी जैसे जो आपने कहा है कि लंबा वाला जो केला होता है वो लगभग उत्तर भारत की दशाओं में, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ हिस्सों में, पश्चिमी बिहार के अंचलों में ये केला लगभग 11 से 12 महीने में तैयार हो जाता है। जो किस्में आप वहाँ देख रहे हैं उनको लगभग 14 से 15 महीनों की आवश्यकता होती है उत्पादन लेने में। और चूंकि उत्तर भारत की दशाओं में पाले का बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए वो कुछ किस्में ऐसी हैं कि विशेष प्रयास के साथ में ही यहाँ उनकी खेती की जा सकती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, किसान लाभ चाहता है। चूंकि लंबे वाले केले की उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए किसान लाभ कारण इस किस्मों को, जैसे कि रोबस्टा या जो वामन केला कहते हैं, ड्वार्फ कैवेंडिश, और अभी जो नई किस्म है ग्रांड 9 या G9 के नाम से जानते हैं, उसकी उत्पादकता ज़्यादा है और इसको टिश्यू कल्चर के पौधे मिलते हैं, तो किसान इसकी खेती ज़्यादा करते हैं। ठीक है। बंगाल की दशाओं में, उड़ीसा की दशाओं में कुछ स्पेशल विशिष्ट किस्में हैं, जैसे बिहार में चीनी चंपा है, पश्चिम बंगाल में जो आप कहते हैं मालभोग है, ये ऐसी किस्में वहाँ लोकप्रिय है, इसलिए वहाँ के किसान वहाँ की खेती करते हैं इसकी। जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया डॉक्टर साहब। और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और आज का जो विषय है वो है केले की वैज्ञानिक खेती, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर विक्रमादित्य जी। डॉक्टर साहब, अब चूंकि समय बहुत कम है तो आखिर में हम यही पूछना चाहेंगे कि केले की जो हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, मार्केटिंग का भी उनको ध्यान रखना है, ज़्यादा आय भी लेनी है, उनका कच्चा और पका जो कहते हैं कैसे पकाई करी जाए खेतों की, उनका भी ध्यान रखना है। तो आप क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों की केले की खेती के साथ साथ उनकी देख रेख और उनकी मार्केटिंग का कैसे वो ध्यान रखें? जी, इसमें होता क्या है कि उपभोक्ताओं के पास अच्छी अवस्था में केला पहुंचे, इसके लिए ध्यान रखना है कि अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। बाजार में जाने से पहले इसको पकाया जाता है। पकाने के लिए इसको दो तरह से पकाते हैं। एक होता है कि हम कार्बाइड दे के पकाते थे, और पके हुए केले बड़े मीठे भी लगते हैं, और केले को एथेरेल से पकाया जाता है। और मार्केट में अच्छी अवस्था में पहुंचे, इसके लिए थोड़ा कच्चा अवस्था में किसानों को हार्वेस्ट करना चाहिए, काटना चाहिए घर को।
फिर अभी भारत सरकार ने कस्टमाइज राइपनिंग चेम्बर बनवाए हैं, पूरे देश में अवेलेबल है। तो इसमें इथेनॉल के हिसाब से इथेनॉल लगाकर लगभग 100 ppm का छिड़काव करके केले को पकाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक इथिलीन गैस होती है जिसके मदद से भी केले को पकाया जाता है। और ये अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो अच्छी गुणवत्ता का केला मार्केट में पहुंचेगा। कार्बाइड लगाकर कभी केला पकाया नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये विषाक्त होता है और आज के दिन में ये बैन है। किसान भाइयों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और डाल का पका हुआ हो, पेड़ से पका हुआ हो तो नहीं, क्योंकि केला ऐसा फसल है कि डाल पे नहीं पकता है, उसको पकाया ही जाता है। काटने के बाद में तब उसको पकाया जाता है, फिर बाजार में आता है उपभोक्ताओं के पास बेचने के लिए। होना ये चाहिए कि थोड़ा कच्ची अवस्था में इसको घेर काट करके और उसमें चाहे कस्टमाइज गैस चेम्बर में चाहे इथेनॉल डाल करके पकाया जाता है, फिर बाजार में उपलब्ध कराया जाता है जी। अब इसमें यह होता है कि अगर दूर के बाजार में भेजना है तो थोड़ा ज्यादा कच्चा हो, लगभग 80% पका मतलब मैच्योर हो, और अगर पास के बाजार में है 90% तक ऐसा काट करके पका करके फिर भेजना चाहिए। और वर्ष में कितने बार केले की मतलब फसल मिल जाती है? नहीं, एक बार में एक फसल। अच्छा, उसके बाद जब पौधा जो होता है काट देते हैं, उसके बगल से एक पुत्ती निकलती है, फिर उसमें फसल आती है 1 साल के बाद में। फिर ऐसे 3 बार, एक बार अगर केला लगाएंगे। किसान भाई बहन है वो बहुत अच्छे से इस जानकारी का उपयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि केला, जैसे आपने शुरू में कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे फलाहार हम करते हैं उपवास में और खासतौर से इस त्योहारों के मौसम में। और इसका एक और महत्व है कि केले का जो बच्चों के लिए खाद्य बनता है, अभी आज के दिन में तकनीकें आ गई हैं कि केले के फलों को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसको बेबी फूड में भी मिलाकर बेचा जा सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।